आज का लेक्चर जो है वो ये है कि इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी का अगर पेपर है तो पहले हम ये समझेंगे कि इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब क्या है, कितने टाइप्स के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फर्स्ट है इकोनॉमिक पॉलिसी डिफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स। Policy is a course or principle of action proposed or adopted by an organization or individual। इसका अर्थ क्या है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था या संगठन के द्वारा कोई भी, आप कह सकते हैं, कार्रवाई की जाती है या कार्रवाई को अपनाया जाता है, प्रपोज्ड और एडॉप्टेड, तो इस पूरे प्रोसेस को या इसको हम नीति का नाम या पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी की अगर बात करें इन स्पेसिफिक की आर्थिक नीति क्या होती है। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट कवर्स द सिस्टम बाय विच गवर्नमेंट कैन इंटरवीन इन वेरियस एरियाज ऑफ द इकोनॉमी। अगर आर्थिक नीति की बात करें जो सरकार के द्वारा अपनाई जाती है तो सरकार के लिए ये मददगार होती है कि वो आर्थिक गतिविधियों में अपना हस्तक्षेप कर पाए और किसी भी प्रकार की अगर आर्थिक समस्या है उसका निवारण कर पाए या उस समस्या का जो है सल्यूशन लेकर सामने आए। तो ये है आर्थिक नीति जिससे सरकार जो है वो एक्टिवली रोल प्ले करती है किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। Most factors of economic policy can be divided into either fiscal policy, which deals with government actions regarding taxation and spending, or monetary policy, which deals with central banking actions regarding the money supply and interest rate। अगर हम आर्थिक नीति की बात करें तो इनको दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। एक तो फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति, और दूसरी है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। इनके अलावा हम पूर्ति पक्ष नीति की भी बात करेंगे, सप्लाई साइड पॉलिसी की भी बात कर सकते हैं, या तो हम बात कर सकते हैं इनकम पॉलिसी की, आय से रिलेटेड या आय निर्धारित नीतियों की बात कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, जो दो प्रकार हैं, सबसे मुख्य दो प्रकार, वो है राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। तो पहले हम समझते हैं फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली अपनाई जाती है, सरकार डायरेक्टली इसको अप्लाई करती है। और मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति जो है ये सेंट्रल बैंक, जो कि इंडिया के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा ये नीति अपनाई जाती है। Such policies are often influenced by international institutions like the IMF, International Monetary Fund, or World Bank, as well as political beliefs and the consequent policies of parties। अगर हम राजकोषीय नीति की बात करें या मौद्रिक नीति की बात करें तो डोमेस्टिक लेवल या नेशनल लेवल या राष्ट्रीय स्तर पर तो नीतियों का निर्माण होता है, लेकिन इन नीतियों पर प्रभाव पड़ता है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका भी प्रभाव पड़ता है, लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक। जो अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है या पॉलिटिकल बिलीफ्स हैं या अंतर्राष्ट्रीय पार्टीज हैं, राजनीतिक दल है, उनका और उनके विचारों का भी प्रभाव जो है वो हमारी आर्थिक नीतियों पर या राष्ट्रीय नीतियों पर पड़ता है, क्योंकि ये ग्लोबल इकोनॉमी है और व्यापार के द्वारा हम दूसरी इकोनॉमीज पे भी या दूसरी अर्थव्यवस्थाओं पर भी निर्भर हैं ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएँ। तो पहला पॉइंट है कि फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी दो टाइप की पॉलिसीज हैं और ये जो पॉलिसीज हैं इन पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी उतना ही प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी की। Almost every aspect of government has an important economic component. A few examples of the kinds of economic policies that exist include macroeconomic stabilization policy। Macroeconomic stabilization policy या जिसे हिंदी में कहते हैं स्थैतिक आर्थिक स्थिरीकरण, ऐसी नीतियों का जब निर्माण किया जाता है तो इसमें कोशिश की जाती है कि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के साथ साथ मंदी या रिसेशन को भी हम सॉल्व कर पाए। मतलब दो जो डुअल प्रॉब्लम है किसी भी आर्थिक, आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक समस्या है, दो इम्पॉर्टेंट समस्या उसमें क्या है, एक तो है रिसेशन की, मंदी की, और दूसरी समस्या जो है, ओके, एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई है कि थोड़ा सा स्लो पढ़ाया जाए। ओके, थोड़ा हम स्लो अप कर देते हैं। इसके पहले जो पढ़ाया गया अब तक वो क्लियर आप लोग को, टाइप्स फिस्कल एंड मॉनेटरी।
और फिस्कल और मॉनेटरी का जो इफेक्ट है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के वजह से भी पड़ता है। मतलब अगर हम राजकोषीय नीति की बात करें या मौद्रिक नीति की बात करें, तो इन दोनों ही प्रकार की नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का, अंतर्राष्ट्रीय या राजनीतिक दलों का और राजनीतिक विचारधाराओं का प्रभाव जो है वो हमारे देश की राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति पर पड़ती है। ये पॉइंट क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम अपने राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नीतियों की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से टाइप की पॉलिसीज हो सकते हैं या नीतियों के प्रकार किस किस तरह से हो सकते हैं। तो पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसी को हिंदी में कहते हैं स्थैतिक आर्थिक स्थिरीकरण नीति। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, जैसा कि इसका पूरा नाम है, कि पूरी मैक्रो इकोनॉमी को या पूरी अर्थव्यवस्था को हम स्टेबल करने की या उसके स्थिरीकरण की बात करें, उसको स्थिर करने की बात करें। स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब है कि हम दो चीजों को टारगेट कर रहे हैं, एक तो जीडीपी है और दूसरा क्या है, इन्फ्लेशन। सकल घरेलू उत्पाद की हम बात करें और हम बात करें मुद्रास्फीति की। किसी भी अर्थव्यवस्था में जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं उसमें सबसे प्रमुख दो आर्थिक समस्याएं, एक है जीडीपी को स्टेबल रखना, मंदी की समस्या जो हो वो उत्पन्न ना हो पाए इस तरीके की नीति का निर्माण करना, या किसी कारणवश अगर मंदी हमारी इकॉनमी में आ जाती है, चाहे वो किसी और इकॉनमी के इफेक्ट से आई हो या अपनी इकॉनमी में स्वतः जनित मंदी हो, या मुद्रास्फीति अगर किसी कारण से अर्थव्यवस्था में दिखाई पड़े, तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसी या स्थैतिक आर्थिक स्थिरीकरण नीति ये कोशिश करती है कि रिसेशन में हम ना जाएं और मुद्रास्फीति कंट्रोल में रहे, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जो कि इंडिया के लिए कितना है, 4% ±2%। और जीडीपी को कोशिश किया जाता है कि ये स्टेबल रहे। फॉर एग्जांपल ग्राफिकली अगर हम समझे तो स्टेबल जीडीपी जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन को दर्शाएगा। कभी भी कोई भी अर्थव्यवस्था ये नहीं चाहेगी कि मंदी की सिचुएशन जो है वो इकोनॉमी में आए। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसी कोशिश करती है कि मनी सप्लाई को, मुद्रा की जो पूर्ति है उसको कंट्रोल करके, अगर इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति है तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करके हम मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरी तरफ बिजनेस साइकिल से होने वाले मंदी को या रिसेशन को हम रोक सकते हैं या उससे जल्दी बाहर निकल सकते हैं, या उसके इफेक्ट को, उसके प्रभाव को, मंदी के प्रभाव को कम कर सकते हैं अगर ऐसी नीति का हम निर्माण कर रहे हैं जो जीडीपी को स्टेबल करने की बात करती है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को टारगेट करने की बात करती है। तो ऐसी नीतियों को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, क्योंकि ये पूरी आर्थिक समस्या एक तरीके से जो कि जीडीपी और इन्फ्लेशन पे निर्भर करती है उसको कंट्रोल करने की हम यहाँ पे, या सॉल्व करने की, उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। मैक्रो इकोनॉमी क्यों? क्योंकि ये पूरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, क्योंकि दो प्रमुख समस्या जो है जीडीपी स्टेबलाइजेशन और इन्फ्लेशन, दोनों को ही हम इसमें टारगेट करते हैं स्थैतिक आर्थिक स्थिरीकरण नीति में। पहला टाइप क्लियर है। सेकंड हम देखेंगे ट्रेड पॉलिसी, व्यापार नीति। व्यापार नीति जो है वो स्पेसिफिकली व्यापार को टारगेट करती है, विच रिफर्स टू टैरिफ्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स। टैरिफ का क्या मतलब है? इंपोर्ट पे होने लगने वाले कर या टैक्स को हम कहते हैं टैरिफ, इंपोर्ट टैक्स। ट्रेड एग्रीमेंट्स जितने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत व्यापार नियम हैं उसके अनुसार जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स बनते हैं या व्यापार समझौता होता है वो सारे ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं।
ट्रेड पॉलिसी इंडिया के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो ट्रेड पॉलिसी हमेशा ऐसी रही है कि हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करें, आयात को कम करने की कोशिश करें और निर्यात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएं, ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसको हम इंक्रीज कर पाए और बाहरी देशों पे, विदेशों पे हम अपनी निर्भरता को कम कर पाए। तो ये है ट्रेड पॉलिसी। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट गवर्न देम। ट्रेड पॉलिसी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा भी आप कह सकते हैं उस पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी एक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि अगर हम एग्जांपल ले WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे यहाँ जो भी नीतियों का निर्माण होता है वो व्यापार नीति का अगर स्पेसिफिकली बात करें तो सिर्फ वो हमारे कंट्री की पॉलिसी आइसोलेशन में या हम अपने आप नहीं बना लेते। उन जो भी व्यापार नीति बनती है उस पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो नियम है उसके आधार पे ही हम अपनी नीतियों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिसीज डिजाइन टू क्रिएट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। ऐसी नीतियों का निर्माण करना, जैसे पहले अभी नीति आयोग है, इससे पहले 5 ईयर प्लान्स थे, तो उनके अकॉर्डिंग ये प्लानिंग की जाती थी, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती है जिससे कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक वृद्धि की अगर बात करें तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आय की या सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या GDP को बढ़ाने की। जब ऐसी नीतियों का निर्माण होता है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को या आर्थिक वृद्धि के लिए बनाई जाती हैं, तो उसे हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? पॉलिसीज डिजाइन टू क्रिएट इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट इज पॉलिसीज रिलेटेड टू डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच का जो डिफरेंस है वो हम इकोनॉमिक ग्रोथ के पेपर में समझ चुके हैं। पॉलिसीज जो ग्रोथ के लिए बनाई जाती हैं वो GDP को टारगेट करती हैं, और पॉलिसीज जो डेवलपमेंट को टारगेट करती है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को, जिसे हम कहते हैं विकास, तो वो बात करते हैं सोशल इंडिकेटर्स की, लाइक पॉवर्टी, हेल्थ सेक्टर, सोशल इंडिकेटर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये ऐसी नीतियों का जब निर्माण किया जाता है तो हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स या आर्थिक विकास की नीतियां। नेक्स्ट इज पॉलिसीज डीलिंग विद द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, प्रॉपर्टी और वेल्थ। इसे हम कहते हैं पुनर्वितरण की। अगर हम बात करते हैं आय के और संपत्ति के, तो इसको हम कहते हैं ऐसी नीतियां जो आय के पुनर्वितरण की या रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं या संपत्ति के वितरण की बात करते हैं, तो इसको हम कहते हैं दे आर कैटेगराइज अंडर पॉलिसीज रिलेटेड टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब क्वेश्चन है पुनर्वितरण की क्या जरूरत है या ये किस प्रकार से की जाती है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो आप समझ सकते हैं ट्रिपल डाउन इफेक्ट की थ्योरी के द्वारा। ट्रिपल डाउन इफेक्ट थ्योरी जो है, अगर एक पिरामिड बनाया जाए तो जैसे जैसे GDP या इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक वृद्धि हुई, वैसे वैसे जो ऊपर के तबके के लोग थे, टॉप रिच पीपल, उनके पास सबसे ज़्यादा जो है इनकम जनरेट हुआ, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, जो निचले हिस्से के लोग थे, उनके पास कम आय जो है वो उनके पास थी या इनकम उनकी कम थी। तो ये ट्रिकल डाउन थ्योरी ये कहती थी कि जैसे जैसे समय के साथ हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकम जो है ऊपर से नीचे के तबके के लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, उन तक पहुंचेंगे थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या आय के पुनर्वितरण के साथ। ये कैसे होता है? इसके लिए टूल यूज किया जाता है टैक्स कलेक्शन। जो कॉरपोरेट सेक्शन है या जो वर्ग ज़्यादा इनकम अर्न कर रहा है या जो ज़्यादा आय अर्जित कर रहा है, उन पे कर लगाकर और गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या पुअर पीपल है उनके लिए पॉलिसीज बना के हम आय का पुनर्वितरण कर सकते हैं। तो इस तरीके की पॉलिसीज बनाई गई थी। ये भी एक टाइप ऑफ पॉलिसी है जो कि इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी पॉलिसी। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं विनियामक नीति।
रेगुलेटरी पॉलिसी क्या करती है? एंटी ट्रस्ट पॉलिसी या इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी, ये पॉलिसीज़ ये देखती है कि जो पहले से नीतियां बनाई गई हैं वो कितनी कारगर हैं, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, उनका कार्यान्वयन जो है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये रेगुलेटरी पॉलिसी देखती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अगर हम बात करें, औद्योगिक नीति जो ये देखती है कि इंडस्ट्रीज़ का जो ग्रोथ है वो किस प्रकार से हो रहा है। टेक्नोलॉजी बेस्ड नीति की अगर बात करें, प्रौद्योगिकी आधारित नीति जो ये देखती है कि टेक्नोलॉजी या तकनीकी विकास से किस प्रकार से हम आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि कर सकते हैं। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी जो हम ऑलरेडी इस पॉइंट पे डिस्कस कर चुके हैं, जो आर्थिक वृद्धि के साथ साथ आर्थिक विकास या सोशल पैरामीटर्स की बात करती है, लाइक पॉवर्टी, हेल्थ एंड एजुकेशन। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मेजर है और हमेशा हमारी गवर्नमेंट ने इसको बहुत इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया है, इसलिए 2007, 8, 9 में जो रिसेशन की कंडीशन आई थी इंडिया में, उस समय भारत पे रिसेशन का जो असर है वो बहुत कम पाया गया था ड्यू टू इफेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसी या स्थैतिक आर्थिक स्थिरीकरण नीति जो है वो बहुत कारगर साबित हुई थी जब 2007, 8, 9 में भारत में मंदी की सिचुएशन पाई गई थी। इसको हम विस्तार में समझ लेते हैं। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी अटेम्प्ट्स टू स्टिमुलेट एन इकोनॉमी आउट ऑफ रिसेशन। स्टेबलाइजेशन या स्थिरीकरण जो नीतियां होती हैं वो ये कोशिश करती है कि मंदी से जो है वो अर्थव्यवस्था जल्दी बाहर आ जाए, जैसा कि 2007, 8, 9 में पाया गया, और कंस्ट्रेन द मनी सप्लाई टू प्रिवेंट एक्सेसिव इन्फ्लेशन। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि यहाँ पे या तो हम जीडीपी स्टेबल करने की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय को स्थिर करने की बात करते हैं, या तो मुद्रास्फीति को कम करने की बात करते हैं। तो स्टेबलाइजेशन पॉलिसी मंदी से जल्दी बाहर निकलने में कारगर साबित होते हैं अगर इफेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसी है, और दूसरी ओर मनी सप्लाई अगर एक्सेस है। मनी सप्लाई क्या डिटरमिन करते हैं, इसको समझ लेते हैं। मुद्रा की पूर्ति, मनी सप्लाई अगर इकोनॉमी में ज़्यादा होगी तो ये एग्रीगेट डिमांड जो है या कुल मांग को बढ़ा देगी। कुल मांग अगर बढ़ जाएगी तो इसका मतलब इसका सीधा असर किस पे पड़ेगा? कीमत दर पे, प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। और इन्फ्लेशन जो है, जो कि निरंतर होने वाले कीमत दर की वृद्धि को दर्शाता है, persistent and continuous rise in price level is known as inflation। अगर ये मान लें कि किसी टाइम पीरियड में अचानक से प्राइस लेवल इंक्रीज हुए फिर गिर गए, तो ये जो है इन्फ्लेशन को नहीं दर्शाता। इन्फ्लेशन मतलब लगातार होने वाले वृद्धि को, कीमत दर में होने वाले वृद्धि को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो अगर हम मनी सप्लाई इंस्ट्रूमेंट के रूप में या मुद्रा की जो पूर्ति है उसको इस्तेमाल करें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसी के अंतर्गत, तो मनी सप्लाई को रिड्यूस करते ही, कंट्रोल करते ही एग्रीगेट डिमांड जो है वो कंट्रोल होगी और इससे प्राइस लेवल जो है वो रिड्यूस होगा, और इन्फ्लेशन को हम इस प्रकार से मनी सप्लाई के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिस्कल पॉलिसी की, फिस्कल पॉलिसी इज ऑफन टाइड टू कीन्शियन इकोनॉमिक्स। कीन्शियन या कीन्स की आर्थिक नीतियों की अगर हम बात करें तो ये कहते थे कि एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाकर हम मंदी से निकल सकते हैं, और एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाने के लिए कीन्स ने कहा सबसे मददगार जो है वो है फिस्कल पॉलिसी। तो कीन्शियन अर्थशास्त्र जो है वो सबसे प्रमुख रोल जो है वो देता है फिस्कल पॉलिसी को, कि फिस्कल पॉलिसी सबसे ज़्यादा कारगर है अगर हमें मंदी से बाहर निकलना है। फिस्कल पॉलिसी में क्या किया जाता है? सरकार जो है वो अपनी एक्सपेंडिचर को या स्पेंडिंग को या व्यय को बढ़ा सकती है, और टैक्सेस टू गाइड द इकोनॉमी, टैक्स रेट को बढ़ा सकती है अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए। अब हम समझते हैं कुछ टर्म्स को जो कि पॉलिसी में इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज फिस्कल स्टैंस। फिस्कल स्टैंस का मतलब है द साइज ऑफ द डेफिसिट और सरप्लस। गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू अर्न करती है मैक्सिमम इन द फॉर्म ऑफ टैक्स।
कर कलेक्ट करके या कर लगाकर जो सबसे ज़्यादा सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, रेवेन्यू, और दूसरी और गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है अलग अलग स्कीम्स पे, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डेफिसिट को दर्शाता है। फिस्कल स्टैंस का क्या मतलब है? फिस्कल स्टैंस ये दिखाता है कि राजकोषीय नीति को अपना कर या फिस्कल पॉलिसी को अपना के फिस्कल पोजीशन क्या है, क्या सरकार घाटे में है या सरकार सरप्लस में। सरप्लस का क्या मतलब है कि रेवेन्यू विल बी ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट का क्या मतलब है कि रेवेन्यू विल बी लेस देन एक्सपेंडिचर। सरकार का खर्च अगर उसकी आय से ज़्यादा है तो ये डेफिसिट है, और अगर सरकार का जो आय है या रेवेन्यू है, राजस्व है, अगर वो ज़्यादा है तो ये सरप्लस है। टैक्स पॉलिसी की बात करते हैं। द टैक्सेस यूज टू कलेक्ट गवर्नमेंट इनकम। अगर टैक्स पॉलिसी या कर नीति की बात करें तो कर नीति हमेशा फोकस करती है कि कर का आधार क्या होगा, बेस क्या होगा, या कितनी दर पे कर लगाया जाएगा, कितनी कर सरकार जो है वो कलेक्ट करेगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट या सरकार जो भी एक्सपेंडिचर करती है वो अपने एरिया में करती है या डिफरेंट स्कीम्स पे करती है। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल्स द वैल्यू ऑफ द करेंसी बाय लोअरिंग द सप्लाई ऑफ मनी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। यहाँ पे एक बात कही गई है, वैल्यू ऑफ करेंसी। मनी को अगर मनी की वैल्यू अगर घटानी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी ऑफ मनी जो है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे ही क्वांटिटी ऑफ मनी या मनी सप्लाई रिड्यूस होगी वैसे ही वैल्यू ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और उससे हम मुद्रास्फीति को या इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। It is concerned with the amount of money in circulation and consequently interest rates and inflation. इंटरेस्ट रेट जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो मॉनेटरी पॉलिसी में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम इसे ग्राफिकली समझ लेते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग शो करता है इन्वेस्टमेंट को, अपवर्ड स्लोपिंग शो करता है सेविंग को। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का ब्याज दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर रिसेशन है और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है तो हमें ब्याज दर को घटाना पड़ेगा, और इस प्रकार से इंटरेस्ट रेट जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे कि हम मॉनेटरी पॉलिसी को कारगर साबित कर सकते हैं। अगर रिसेशन है और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज करेंगे, ब्याज दर को कम करके हम मंदी से बाहर निकल सकते हैं, ये एक विकल्प है। दूसरा, अगर इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति है तो सेविंग्स का अपवर्ड स्लोपिंग है, इसका मतलब सेविंग्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर के साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, कि जैसे जैसे ब्याज दर बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग बढ़ेगा। तो मुद्रास्फीति की कंडीशन में हमें सेविंग को रिड्यूस करना है। रिड्यूस अगर करना है तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस होगा सेविंग भी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट इज इनकम पॉलिसीज या आय नीति एंड प्राइस कंट्रोल्स दैट एम एट इम्पोजिंग नॉन मॉनेटरी कंट्रोल्स ऑन इन्फ्लेशन। नॉन मॉनेटरी कंट्रोल का क्या मतलब है कि बिना ब्याज दर या बिना मुद्रा पूर्ति का परिवर्तन किए अगर हम ऐसी नीतियां ला रहे हैं जो डायरेक्टली हमारे आय पे या इनकम पे प्रभाव डालती है तो इसे प्राइस कंट्रोल कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं एडमिनिस्टर्ड प्राइस की, सरकार के द्वारा अगर कीमत दर निर्धारित कर दी गई है या बिलो पॉवर्टी पीपल के लिए जो है कम दाम पे एसेंशियल कमोडिटीज मिल रही हैं तो ये सारी है प्राइस कंट्रोल पॉलिसीज। और इनकम पॉलिसीज में जैसे हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स की बात करते हैं या अलग अलग स्कीम्स के द्वारा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सरकार देती है वो सारी इनकम पॉलिसी है जो फिस्कल पॉलिसी के रूप में अपनाई जाती है। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स विच अफेक्ट द मनी मल्टीप्लायर, ये जो है आप SLR CRR के रूप में समझ सकते हैं। ये सारे मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे कि कोशिश की जाती है कि मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है इसमें।
अब हम बात करते हैं टूल्स एंड गोल्स की। पॉलिसी इज जनरली डायरेक्टेड टू अचीव पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स लाइक टारगेट्स फॉर इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। पॉलिसी या नीतियों का जब निर्माण किया जाता है तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाता है और टारगेट सेट किया जाता है। और इस ऑब्जेक्टिव और टारगेट के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव, गोल एंड टारगेट। ऑब्जेक्टिव या गोल जो है हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, ब्रॉडर फ्रेमवर्क है। फॉर एग्जाम्पल गोल है हमारा पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी हटाना है, ऑब्जेक्टिव है या गोल है। टारगेट जो है ये हो सकता है कि 2022 तक हम 10% बिलो पॉवर्टी लाइन को रिड्यूस कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना। टारगेट क्या हो सकता है कि 5 इयर्स में हम 5% एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर देंगे और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 5% डिक्रीज हो जाएगी। ये हो सकता है टारगेट। तो ऑब्जेक्टिव और गोल जो है एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, किस फील्ड में अचीव करना चाहते हैं। टारगेट मतलब स्पेसिफिक, कि एग्जैक्टली जो कि आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वालिटेटिव इन नेचर होता है और टारगेट जो है वो क्वांटिटेटिव इन नेचर है। क्वालिटेटिव मतलब कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं हम क्या अचीव करना चाहते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव मतलब हम स्पेसिफिकली एक अमाउंट डिनोट करते हैं या टारगेट करते हैं कि हम एग्जैक्टली कितना अचीव करना चाहते हैं। तो नीतियों का जब निर्माण होता है तो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स जो है वो सेट कर दिए जाते हैं। जैसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग हम कहते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और इन्फ्लेशन टारगेटिंग अगर 4% या 4% ±2% पे, तो ये हमारा हो गया टारगेट। उसी प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ 3 चीज़ों की बात की गई है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है मुद्रास्फीति की, एक बेरोजगारी की और इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक वृद्धि की। समटाइम्स अदर ऑब्जेक्टिव्स लाइक मिलिट्री स्पेंडिंग और नेशनलाइजेशन आर इम्पॉर्टेंट। जैसे कि अभी आप समझ सकते हैं कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में कि चाइना के साथ जो रिलेशन है हमारी कंट्री का वो बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर वॉर की संभावना बनती है या ऐसा कोई खतरा हमारे पड़ोसी देशों से या विदेशी देशों से महसूस किया जाता है तो मिलिट्री स्पेंडिंग से रिलेटेड भी इफेक्टिव पॉलिसीज बनाई जाती हैं और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है। These are referred to as the policy goals, the outcomes which the economic policy aims to achieve. जो भी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, किसी भी नीतियों का निर्माण इसीलिए किया जाता है कि हम किसी एक ऑब्जेक्टिव को या किसी आर्थिक समस्या को का समाधान खोज रहे हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए जो नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया? पॉलिसी गोल्स। ऑब्जेक्टिव्स को जब बनाया जाता है तो उसको कहा जाता है पॉलिसी गोल्स। To achieve these goals, the government use policy tools. इनको पॉलिसी गोल्स को अचीव करने के लिए जो टूल्स यूज किए जाते हैं उनको कहते हैं पॉलिसी टूल्स, जिसका एग्जांपल हम ले सकते हैं टैक्स रेट, कर का दर, ये एक एग्जांपल हो गया पॉलिसी टूल्स का। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक टूल हो गया। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो CRR, रिवर्स रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर, ये सारे क्या हो गए? हमारे पॉलिसी टूल्स के एग्जाम्पल हो गए। दिस जनरली इंक्लूड द इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को भी टूल माना जाता है। अगर मुद्रा की पूर्ति की बात करें, टैक्स, कर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार के द्वारा किया जाने वाला व्यय, टैरिफ्स, जो भी कर लगाया जाता है आयात पे वो, एक्सचेंज रेट्स, लेबर मार्केट रेगुलेशन एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये इन सबको हम कहते हैं क्या? दे आर ऑल नोन एज पॉलिसी टूल्स।
इन सब की मदद से जिसको हम अचीव करते हैं उसे कहते हैं पॉलिसी गोल्स। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसी। आर्थिक नीतियों का जब निर्माण होता है किसी पॉलिसी गोल के लिए होता है और उनको अचीव करने के लिए हम कुछ पॉलिसी टूल्स का यूज करते हैं। सिलेक्टिंग टूल्स एंड गोल्स, किस प्रकार से टूल्स या गोल्स को सिलेक्ट किया जाता है। गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक्स आर लिमिटेड इन द नंबर ऑफ गोल्स दे कैन अचीव इन द शॉर्ट टर्म। एक कम समय अंतराल में या कम समय में कितने गोल्स को गवर्नमेंट सरकार या सेंट्रल बैंक अचीव कर सकती है, उनकी लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस देयर मे बी प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स, reduce inflation, reduce unemployment, reduce interest rate while maintaining currency stability। अब आप इसमें देखिए कि जो इन्फ्लेशन को आप रिड्यूस करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट को भी आप रिड्यूस करने की बात करें तो ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत या कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। क्यों कॉन्ट्राडिक्टरी है? क्योंकि इन्फ्लेशन को जैसे ही आप कम करेंगे वैसे ही प्रॉफिट जो है वो कम होगा और मे बी आउटपुट रिड्यूस हो सकता है। आउटपुट रिड्यूस होगा तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर है, तो एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होगा। तो इन्फ्लेशन रिडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन, मुद्रास्फीति को कम करना या कीमत दर को कम करना और बेरोजगारी को कम करना, ये दोनों ही एक साथ बहुत ज़्यादा पॉसिबल गोल्स नहीं है या ये लिमिटेशन है किसकी, इकोनॉमिक पॉलिसी की। रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स वाइल मेंटेनिंग करेंसी स्टेबिलिटी, इंटरेस्ट रेट को भी अगर बहुत कम कर दिया जाए तो करेंसी स्टेबिलिटी का जो क्वेश्चन है कि किस प्रकार से हम मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे तो इसका मतलब कि जो जितनी सेविंग की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी और लोगों के पास जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मनी होगी और उससे जो है एक असर पड़ेगा किस पे, प्राइस लेवल पे। इन्फ्लेशन जो है वो उससे इंक्रीज हो सकती है। तो जो करेंसी की स्टेबिलिटी है, जो वैल्यू ऑफ मनी है, उस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि जैसे ही जैसे प्राइस लेवल या मुद्रास्फीति होगी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो रिड्यूस होगी। जैसा कि ग्रेट डिप्रेशन में हम बहुत सारे कहानियां किस्से सुनते हैं, एनेक्डोट्स की, लोग पैसे की जो वैल्यू है या करेंसी की जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा कम हो गई थी कि थोड़े से सामान खरीदने के लिए लोगों को बोरे में पैसा भरना पड़ता था। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, करेंसी स्टेबिलिटी का। तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब सारे गोल्स जो हैं वो एक साथ अचीव करना बहुत ही इम्पॉसिबल है या उसमें स्टेबिलिटी लाना जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम सारे गोल्स को लेकर एक साथ चलें। ये सबसे बड़ा चैलेंज है जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसी की। इफ ऑल ऑफ दिस आर सिलेक्टेड एज गोल्स, अब बात करें अगर हम इन सबको गोल्स के रूप में सिलेक्ट कर लें फॉर द शॉर्ट टर्म, देन पॉलिसी इज likely to be incoherent। इनकोहेरेंट मतलब नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि एक शॉर्ट रन में हम ये कोशिश करें कि हम इन्फ्लेशन को भी कम कर दें, हम अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम कर दें, इंटरेस्ट रेट को भी कम कर दें और करेंसी को स्टेबल बना दें। बिकॉज अ नॉर्मल कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन एंड मेंटेनिंग करेंसी स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अभी हमने डिस्कस किया अगर हम इन्फ्लेशन जो है उसको रिड्यूस करते हैं तो उसका सीधा असर जो है आउटपुट पे पड़ेगा, आउटपुट रिडक्शन होगा क्योंकि प्राइस लेवल की घटती प्रॉफिट घट जाएगा, प्रॉफिट घटेगा तो प्रोड्यूसर्स पहले से कम उत्पादन करेंगे, अगर कम उत्पादन करेंगे तो अब उनको कम लेबर चाहिए, लेबर डिमांड कम हो जाएगी और इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हम नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं डिमांड साइड वर्सेस सप्लाई साइड टूल्स कि डिमांड साइड टूल्स क्या हैं और सप्लाई साइड टूल्स क्या हैं। डिमांड साइड टूल्स की अगर हम बात करें तो डिमांड साइड टूल्स जो है या डिमांड एस्पेक्ट जो है ये सबसे ज्यादा फोकस में आया था विद द कीन्सियन रेवोल्यूशन। कीन्स लेकर आए थे इसको, कीन्स इसकी बात करते थे, कहते थे एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाकर ही हम रिसेशन से या मंदी से बाहर आ सकते हैं। तो सप्लाई साइड टूल्स जो है ये कब इंट्रोड्यूस हुए, दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1970।
1970s का जो दौर था ये यहाँ पे पाया गया था क्या, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या था, स्टैग्नेंट प्लस इन्फ्लेशन। मंदी भी थी, साथ साथ मुद्रास्फीति भी थी। तो यहाँ पे समस्या डिमांड साइड की नहीं थी, क्योंकि अगर रिसेशन है तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड कम है, इसकी वजह से कीमत दर कम होने चाहिए। लेकिन स्टैगफ्लेशन में क्या हुआ था, एग्रीगेट डिमांड भी कम था और साथ ही साथ प्राइस लेवल बहुत हाई था। इसका मतलब सप्लाई जो है वो रिलेटिवली डिमांड से कम थी, या पूर्ति मांग की अपेक्षा बहुत कम थी, जिसका सीधा असर पड़ा था कीमत दर पे। तो सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट जो थे वो इमर्ज हुए थे 1970s के स्टैगफ्लेशन के साथ, जो ये कहते थे कि सिर्फ डिमांड एस्पेक्ट को सॉल्व करके हम इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन है, अगर मंदी के साथ साथ कीमत दर बहुत बढ़ी हुई है, तो हमें देखना पड़ेगा कि सप्लाई जो है हो सकता है बहुत कम हो। जैसा कि 1970s का जो प्राइस लेवल हाइक देखा गया था या कीमत दर में जो उछाल देखी गई थी वो ऑयल शॉक की वजह से था। ऑयल शॉक का क्या मतलब है कि ऑयल की जो कीमत थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ गई थी। तो ये बात करते हैं कि हमें सप्लाई एस्पेक्ट को भी देखना पड़ेगा, ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जिसमें हम सप्लाई को इंक्रीज करके प्राइस को रिड्यूस करने की बात कर सकें। This dilemma can in part be resolved by using microeconomic supply side policy to help adjust markets. For instance, unemployment could potentially be reduced by altering laws relating to trade unions or unemployment insurance, as well as macroeconomic demand side factors like interest rate. तो ये क्या कहते हैं कि हम माइक्रो इकोनॉमिक प्लस मैक्रो इकोनॉमिक दोनों तरीके से अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। माइक्रो इकोनॉमिक सप्लाई साइड पॉलिसी में वो बात करें ट्रेड यूनियन की, कि अगर ट्रेड यूनियन नेगोशिएशन के द्वारा हम वेज रेट्स को फ्लेक्सिबल बना सके या कम कर सके तो हम इजीली रिसेशन से बाहर आ सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब हम नीतियों के निर्माण की बात करते हैं, पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ पॉलिसी में आप पढ़ते हैं कि फिस्कल है, मॉनेटरी पॉलिसी है, जो कि इस आधार पे है कि पॉलिसी या नीति का निर्माण कौन कर रहा है, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रही है या डायरेक्टली सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उसके अलावा नीति किस प्रकार की है वो फिक्स्ड है नेचर में, नेचर ऑफ पॉलिसी क्या है, क्या जो नीति बनाई गई है वो विवेकाधीन नीति है या नियम आधारित नीति है। डिस्क्रिशनरी पॉलिसी जिसको हम हिंदी में कहते हैं विवेकाधीन नीति, मतलब जैसी सिचुएशन है, सिचुएशन बेस्ड। अगर हम ये मान लें कि अचानक से फूड इन्फ्लेशन आ जाए, तो फूड इन्फ्लेशन को कम करने के लिए अगर स्पेसिफिकली कोई नीति उस पीरियड में बनाई जाएगी तो इसे कहेंगे डिस्क्रिशनरी पॉलिसी, सिचुएशन बेस्ड पॉलिसी या विवेकाधीन नीति। दूसरी तरफ है रूल बेस्ड पॉलिसी या नियम आधारित नीति। रूल बेस्ड कि एक पर्टिकुलर रूल हमने सेट कर दिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। टाइम पीरियड के साथ प्रॉब्लम कैसी भी हो, लेकिन अगर हमने एक रूल बना दिया, जैसे कि फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग क्या था कि इन्फ्लेशन इज इन डायरेक्टली, इन्फ्लेशन को अगर बढ़ाया जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा, इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट, कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है तो इन्फ्लेशन को बढ़ाना पड़ेगा। ये एक प्रकार का रूल है। लेकिन डिस्क्रिशनरी पॉलिसी ये कहता है कि क्योंकि अर्थव्यवस्था डायनामिक है, नेचर में परिवर्तनशील है, तो अगर हम डिस्क्रिशनरी पॉलिसी बनाते हैं तो ये क्या होंगे, विवेकाधीन नीति के अंतर्गत आएंगे और ये रूल बेस्ड से ज़्यादा अच्छी पॉलिसी साबित होंगे, क्योंकि रूल बेस्ड पॉलिसी जो होते हैं वो फिक्स्ड इन नेचर होते हैं। तो किस प्रकार की नीति है, नीति का नेचर क्या है, क्या वो फिक्स्ड है या फ्लेक्सिबल है।
इस आधार पे दो विभाजन किए गए हैं, एक है डिस्क्रिशनरी पॉलिसी जिसे हम कहते हैं विवेकाधीन नीति, और दूसरी है रूल बेस्ड पॉलिसी, नियम आधारित नीति। For much of the 20th century, governments adopted discretionary policies. 20th century में ज़्यादातर सरकारों ने जिन पॉलिसी को अपनाया वो कैसे थे, डिस्क्रिशनरी पॉलिसी थे, विवेकाधीन नीति थी। लाइक डिमांड मैनेजमेंट डिजाइन टू करेक्ट द बिजनेस साइकिल, जैसे अगर मंदी की सिचुएशन उत्पन्न होगी तो हम डिमांड एस्पेक्ट या कुल मांग को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस टिपिकली यूज फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी टू एडजस्ट इन्फ्लेशन, आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्क्रिशनरी पॉलिसी में जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी से क्या एडजस्ट करने की कोशिश की गई थी, इन्फ्लेशन को, आउटपुट को और अनएम्प्लॉयमेंट को। इन्फ्लेशन, आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, याद रखिए कि ये तीन सबसे मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या सबसे प्रमुख आर्थिक समस्या है, मुद्रास्फीति, आउटपुट या उत्पादन को संतुलित करना और बेरोजगारी को कम करना। However, following the stagflation of the 1970s, policy makers began to be attracted to policy rules. 1970s में जब स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आई तो ये फोकस किया गया कि सप्लाई साइड पे फोकस हो और इसके साथ जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पॉलिसी रूल्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और डिस्क्रिशनरी से एक मूवमेंट आया जो ये रूल बेस्ड पॉलिसीज की तरफ ज़्यादा झुकाव देखने को मिला। A discretionary policy is supported because it allows policy makers to respond quickly to events. Discretionary policy का प्लस पॉइंट क्या है कि ये पॉलिसी मेकर्स या जो नीति का निर्माण कर रहा है उनके लिए इजी होता है कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्ड करे। अगर पॉलिसी रूल बेस्ड है, पहले से फिक्स्ड है, तो अचानक से अगर आर्थिक सिचुएशन में या अर्थव्यवस्था में कोई अचानक से परिवर्तन आया तो उस पर रिएक्ट करना पॉलिसी मेकर्स के लिए संभव नहीं होता। However, discretionary policy can be subject to dynamic inconsistency. Discretionary policy का लूपहोल या नेगेटिव एस्पेक्ट क्या था कि अगर बहुत ज़्यादा डायनामिक है या बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है तो डिस्क्रिशनरी पॉलिसी को बार बार बनाना बहुत कॉस्टली हो सकता है और बहुत इनकंसिस्टेंट हो सकता है या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता। अ गवर्नमेंट में से इट इंटेंड्स टू रेज इंटरेस्ट रेट indefinitely to bring inflation under control, but then relax its stance later. इसमें सरकार जो है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर को अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है और बाद में जब मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ जाए कीमत दर तो इसको कम कर सकती है। तो दिस मेक्स पॉलिसी नॉन क्रेडिबल एंड अल्टीमेटली इनइफेक्टिव। तो अगर बार बार प्राइस लेवल में चेंज हो रहा है और बार बार ब्याज दर में भी चेंज हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं पॉलिसी को नॉन क्रेडिबल या इनइफेक्टिव बना देती है और बहुत ज़्यादा प्रभावशील नीति नहीं रह पाती। अब हम बात करते हैं रूल बेस्ड की। अ रूल बेस्ड पॉलिसी कैन बी मोर क्रेडिबल बिकॉज इट इज़ मोर ट्रांसपेरेंट एंड ईजियर टू एंटिसिपेट। रूल बेस्ड पॉलिसी जो है क्योंकि वो पहले से बनी हुई है, फिक्स्ड है नेचर में, तो वो लंबे समय तक या लॉन्ग टर्म तक लागू की जा सकती है और हम जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा या हम एंटिसिपेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रूल बेस्ड पॉलिसीज आर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करें तो ये रूल बेस्ड है। इंटरेस्ट रेट रूल्स, अगर हम ब्याज दर को फिक्स कर दें एक लंबे दीर्घकाल के लिए। द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट एंड द गोल्डन रूल। Some policy rules can be imposed by external bodies, for instance the exchange rate mechanism for currency. जो एक्सटर्नल बॉडीज हैं या बाहर की विदेशी संस्थाएं उनके द्वारा भी रूल बेस्ड पॉलिसी जो है उस पर एक प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन स्ट्रिक्ट डिस्क्रिशनरी एंड स्ट्रिक्ट रूल बेस्ड पॉलिसी इज टू ग्रांट डिस्क्रिशनरी पावर टू एन इंडिपेंडेंट बॉडी। कॉम्प्रोमाइज अगर हम करना चाहें डिस्क्रिशनरी और रूल बेस्ड के बीच में तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी हम बना सकते हैं जिसके हाथ में हम डिस्क्रिशनरी पावर्स दे दें कि वो चाहे तो रूल बेस्ड को फॉलो करे, जहां बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो वहां पर डिस्क्रिशनरी पॉलिसीज़ को अपनाएं। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं द फेडरल रिजर्व बैंक
यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑल सेट इंटरेस्ट रेट्स विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। सरकार के बिना हस्तक्षेप के जितने भी बैंक हैं ये ब्याज दर का निर्धारण करते हैं, बट डू नॉट अडॉप्ट रूल्स, बट किसी प्रकार का रूल जो है फिक्स्ड रूल ये इसको उसका पालन नहीं करते। अनदर टाइप ऑफ नॉन डिस्क्रिशनरी पॉलिसी इज अ सेट ऑफ पॉलिसीज विच आर इम्पोज्ड बाय एन इंटरनेशनल बॉडी। नॉन डिस्क्रिशनरी मतलब रूल बेस्ड पॉलिसीज। अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है वो भी रूल बेस्ड पॉलिसी को लागू कर सकती है। दिस कैन अकर फॉर एग्जाम्पल एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरवेंशन ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा अगर कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो वो रूल बेस्ड पॉलिसी के अंतर्गत आएगी। आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को अभी तक कोई डाउट पूछना है, कोई डाउट है तो 1 मिनट है, आप लोग पूछ सकते हैं।